हाँ दे देते कल डाउनलोड ही नहीं हुआ क्लाउड पे दे देते हैं। क्या कर दिया? मौज कर दिया। कौन मौज कर दिया? क्या कर दिया? वो जीरो पे आउट हो गया। हाँ तो वो अब टोनी कक्कड़ के साथ गाने लिख रहा है तो मौज करेगा ही। कोई ना, अभी घूम के आया थोड़ा सा। नहीं नहीं गम काहेगा, कोहली आउट हुआ जीरो पर तो गुस्सा होकर और पढ़ाई करो। उल्टा क्यों सोचते हो? उल्टा नहीं समझे। इंतकाम वाला गाना नहीं सुने हो क्या? हाँ तो उसको अप्लाई करो, उल्टा सोच रहे बताओ यार। हो गया, सेटल हो गया, खाना पीना सबका हो गया ना? अरे हम तो मस्त एकदम। चलो देखो कहाँ तक पढ़ाए थे, लास्ट टॉपिक बताना क्या था? अब जो कल का क्लास नहीं किया होगा ना, यानी एक कल वाला जो क्लास हुआ था वो नहीं किया होगा, उसको क्या कितना समझ में आएगा? जीरो नहीं, कुछ कुछ आएगा समझ में। हाँ तो कल वाला क्लास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था एसएचएम के लिए। अब उन्होंने वीडियो भी अपलोड नहीं करा, मुझे लगा कर कितना पेज पढ़ा दिया था यार। 1 2 3। चलो देखते हैं कितना समझ में आएगा तुम लोग को, लिखना। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू, इधर आवाज आ रहा है ऑनलाइन वालों को? हेलो? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स सर, रिलेटेड टू। रेड दिखाई नहीं दे रहा। हाँ रेड दिखाई नहीं दे रहा। कुछ कुछ टर्म्स है जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे पहला जो टर्म है तुम्हारा, दैट इज एम्पलीट्यूड। ये दिख रहा है ना ब्लू वाला? हाँ एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल ए से। क्या होता है एम्पलीट्यूड? लिखना। हाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, maximum displacement of particle from mean position, maximum displacement of particle from mean position, maximum displacement of particle from mean position is known as displacement. तो जो हमने इक्वेशन लिखा था डिस्प्लेसमेंट का, दैट वाज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? हाँ x की जो वैल्यू होगी, ए x मैक्स अगर देखोगे इट विल बी प्लस माइनस ए। प्लस माइनस ए कहने क्या मतलब है? एसएचएम अगर इस लाइन पे हो रहा है, दिस विल बी योर मीन पोजीशन। अगर राइट साइड में जाओगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। ये तुम्हारा राइट एक्सट्रीम है। और अगर मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो क्या होगा? माइनस है। और ये तुम्हारा कौन सा एक्सट्रीम है? लेफ्ट एक्सट्रीम है। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट राइट साइड की तरफ ए, लेफ्ट साइड की तरफ माइनस है, क्योंकि साइन की वैल्यू कितनी होती है? -1 से 1 के बीच में। नंबर 2 क्या है तुम्हारा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी। टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? लिख लो।
अब देखो मोशन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मोशन जो भी यहाँ पे होता है कैसा मोशन, पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक में भी ओसिलेटरी, ओसिलेटरी में भी एसएचएम। तो कोई भी पीरियोडिक मोशन होता है वो अपने आप को रिपीट करता है, यानी जो भी साइकिल होगा एक साइकिल वो दोबारा क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। तो उस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो लिख लो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल या वन साइकिल is known as time period, is known as time period। ठीक है, where t जो होगा वो कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर टाइम दिया हुआ है तो ओमेगा निकाल सकते हो, या फिर ओमेगा दिया है तो टाइम निकाल सकते हो। और t इज इक्वल टू क्या आता है, 1 बाई एफ। एफ क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है, एफ फ्रीक्वेंसी है। तो अगर इन दोनों से देखोगे तो एक रिलेशन और तुम्हें मिलेगा जो बताएगा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ये तीनों जो इक्वेशन है ये सेम टू सेम है, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। कोई एक टर्म देगा, टाइम पीरियड देगा, ओमेगा आ जाएगा, टाइम पीरियड देगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा देगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, या फिर ओमेगा देगा तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम के यूनिट सेकंड, ओमेगा के यूनिट रेडियन पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। हर्ट्ज पर सेकंड नहीं, खाली हर्ट्ज बोलो। तो टाइम पीरियड किस में मेंशन करेंगे, सेकंड में। ओमेगा क्या है तुम्हारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा, सेम चीज है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, इसको दोनों सेम चीज है। हाँ, ओमेगा जो होगा, ओमेगा क्या लिखोगे, सॉरी एफ जो होगा ये क्या, फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्ज से। हर्ट्ज या पर सेकंड, हाँ हर्ट्ज का जो है वो ऑनर में दिया हुआ यूनिट है, और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, पर सेकंड होगा। थर्ड जो है वो है फेज। और फेज क्या होता है, हाँ एंगल जो होता है, एंगल ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन, दिख रहा है ये वाला, साइन और कोसाइन फंक्शन, एंगल ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन, फंक्शन साइन और कोसाइन फंक्शन is known as phase, is known as phase। क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल है तुम्हारे पास, x हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा फेज, फेज जो होगा, फेज विल बी ओमेगा t प्लस फाइव। एंगल तो ये पूरा है ना, साइन के अंदर ये जो पूरा टर्म है ये किसका, साइन और कोसाइन का एंगल होगा। तो फेज विल बी ओमेगा t प्लस फाइव। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से कर लो, क्योंकि फाइव से रिप्रेजेंट कर चुके हैं इनिशियल फेज को, ये थीटा होगा। वैसे एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिखूं भी के बारे में या ए के बारे में, अगर ए लिख रहा हूं तो ए कितना होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अगर लिखना है, ठीक है। तो देखो अभी के टर्म में देखोगे ना तो इसका भी फेज वही है, लेकिन अगर इससे कंपैरिजन में देखोगे, इससे कंपेयर करोगे ना, तो करना क्या होगा, नेगेटिव साइन को अंदर लेना पड़ेगा। नेगेटिव साइन को अंदर लेंगे तो ये प्लस पाई बाई टू पाई ऐड हो जाएगा। नेगेटिव साइन को अगर अंदर लोगे तो क्या हो जाएगा,
ऐड हो जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में जब देखेंगे तो साइन और इधर साइन सेम होना चाहिए, बाकी जो कोफिशिएंट है ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको क्या करेंगे अंदर लेंगे और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस पाई बाई 2 करना पड़ेगा। तो अभी नॉर्मल फेज देखोगे तो यहाँ पे फेज कितना दिख रहा है, फेज दिख रहा है सेम वही ओमेगा टी प्लस फाइव, बट कंपैरिजन करते टाइम हमारा काम क्या होता है कि जब भी हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करें तो ये जो टर्म है अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो हम कोशिश क्या करते हैं ये बाहर जो कोफिशिएंट वो कैसे रहे, पॉजिटिव में रहे। अगर ये साइन है तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको भी साइन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर वेलोसिटी का इक्वेशन देखो तो किस फॉर्म में आता था, कॉस के फॉर्म में आता था। तो कंपेयर करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, या डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को कॉस में या दोनों को साइन में चेंज करेंगे। अब जो भी फेज है इसके दो टाइप है, फेज जो है इसमें दो टर्म तुमको दिख रहा है, जो भी फेज है यहाँ पे कितने टर्म दिख रहे हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ओमेगा टी जो है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फेज। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस फेज, क्योंकि इसमें टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो अलग अलग टर्म आएगा। अगर इसमें टी 1 सेकेंड पुट करो तो ये वाला टर्म कितना होगा, ओमेगा। अगर टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड पुट करोगे 2 ओमेगा। और ये जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट रहती है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये वेरिएबल नहीं है, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। तो लिख लो फेज हैज टू टाइप, कौन कौन सा, इंस्टेंटेनियस फेज, इंस्टेंटेनियस फेज, और इंस्टेंटेनियस फेज जो है यहाँ पे कितना, ओमेगा। यानी ये क्या होगा, फंक्शन होगा किसका, टाइम का। थीटा जो होगा किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा, और इट विल बी ओमेगा टी। यहाँ पे जो भी बना है कोई भी इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। सेकेंड इनिशियल फेज, इनिशियल फेज जो होता है इसको थीटा आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और थीटा आई कितना होगा 5। और ये जो होता है इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन ऑफ, इसमें लिख लेना नीचे, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन ऑफ, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल that is at x equals to, so that is at t equals to 0, that is at t equals to 0, t equals to 0 पे जहां भी पार्टिकल होगा उसके रेस्पेक्ट में तुमको क्या दिखेगा, इनिशियल फेज 5 दिखेगा। ठीक है, वो 0 हो भी सकता है, पाई बाई 2 हो सकता है, पाई हो सकता है, 3 पाई बाई 2, या कुछ भी वैल्यू ले सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन कि जब तुम मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हो ना, जहां से तुमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उस इंस्टेंट पे तुमने एसएसएम जो पार्टिकल कर रहा है उसको कहां पे देखा, और उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा तुम्हारा, फाई आएगा। नेक्स्ट लिखेंगे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखना डिफरेंस इन फेज, difference in phase of difference in phase of different physical quantities, different physical quantities, difference in phase of different physical quantities of same SHM, of same SHM, of same SHM, or two different SHM, or two different SHM। अब समझना यहाँ पे, जैसे अगर सेम एसएचएम है तुम्हारे पास, अगर हम सेम एसएचएम की बात करें, मतलब एक ही पार्टिकल को देख रहा हो
और सेम एसएचएम होगा तो तुम्हारे पास कितना इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है। कौन कौन सा? एक्स का पहला इक्वेशन, एक्स क्या है तुम्हारा? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। दूसरा जो इक्वेशन है वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या होता है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। लेकिन हमें यहाँ पे जब फेज डिफरेंस निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे? अगर ये साइन में है, इसके साथ कैलकुलेट करना, तो इसको भी क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो इट विल बी ए ओमेगा साइन, बोलो, ओमेगा टी प्लस 5/2, ठीक है। क्योंकि अगर इसको एक्सपेंड करोगे ना, तो फिर से ये वाला टर्म में आ जाएगा। साइन थीटा, एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, साइन थीटा प्लस 5/2 कितने के बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ पे 5/2 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये चेंज होगा, किस में आ जाएगा? ये दिख जाएगा। तो x और v को अगर कंपेयर करना है, तो पहले ये साइन के टर्म में है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? साइन के टर्म में करना पड़ेगा। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो इधर भी कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, और साइन का साइन में ए जो होता है, ए कितना होता है? माइनस ए स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी प्लस 5। लेकिन अगेन इसको, ये माइनस को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। माइनस को अगर हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? कौन सा? 5/2 माइनस थीटा लिखोगे तो फिर कंपेयर करने में थोड़ा सा वो सेम ही चीज आ जाएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 5/2 माइनस थीटा लिखोगे ना, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? इधर नेगेटिव में हो जाएगा। तो इससे ये कर रहे हैं, हाँ। और ये वाला जो टर्म है ये होगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 अब कंपेयर कर सकते हो इन तीनों को। अब सेम एसएचएम में कितनी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है? 3 है। 3 से कितना पेयर बनेगा? 3 पेयर बनेगा ना। इन दोनों को एक साथ ले लो, या इन दोनों को, या इन दोनों को एक साथ लोगे। तो बेसिकली यहाँ पे फेज डिफरेंस तुम्हें निकालना है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंड बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो बताओ कितना कितना फेज डिफरेंस होगा? नोट में इसको लिख लो, ये याद रखना होता है, पूछता है इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस कितने का है, या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस का कितना। तो नोट लिख लो, ड्यूरिंग एसएचएम। रेड वाला दिख रहा है ऑनलाइन वालों को? इस साइड दिख रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। ड्यूरिंग एसएचएम phase difference between displacement and velocity is π/2। कैसे निकाला इसका? अगर देखोगे थीटा 1 की जो वैल्यू वो कितना है? ओमेगा टी प्लस 5। थीटा 2 की वैल्यू कितना है? ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 5/2। ये है ना। अब डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? डेल्टा थीटा जो होगा इट विल बी मॉड ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो यहां से सिंप्लीफाई करो, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास? और मॉड लगाने से माइनस चला जाएगा, तो 5/2 आएगा। हमें बस जरूरत है मैग्नीट्यूड का कि कितना का फेज डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है? अब जो कल मिस किया है क्लास, उसको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? हाँ, ये सारे जो इक्वेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एसएसएम के लिए। यहाँ पे एक्स किसका फंक्शन? टाइम का। वेलोसिटी किसका फंक्शन? टाइम का। एक्सेलरेशन किसका फंक्शन? टाइम का। तो इस इक्वेशन, ये सारी इक्वेशन अब कल के क्लास में आ गए थे। माइनस को ना तो पीछे चलेगा, इसके कौन सा पीछे चलेगा? एक्स के पीछे चलेगा तो हाँ, टाइम के तो अलग हो जाएगा। कौन पीछे चलेगा बताना एक बार। माइनस अगर π/2 माइनस लिखे ना, तो माइनस π/2 अगर आए तब तो पीछे चलेगा, कोई आगे पीछे नहीं चलेगा। ये जो वैल्यू है एक्स, ठीक है, जब इसके लिए जब दिस माइनस दिस करोगे ना, अगर ये पॉजिटिव आया, दिस माइनस दिस कर रहे हो, अगर यहाँ से 5 नेगेटिव आया तो ये 5 नेगेटिव आया तो ये आगे चलेगा,
ये पीछे चलेगा। तो इधर लीडिंग लैगिंग का केस तुमसे नहीं पूछा, लीडिंग लैगिंग हम कहाँ समझेंगे, एसी में, अल्टरनेटिंग करंट में समझेंगे। जो लीडिंग लैगिंग का कंसेप्ट है वो यहाँ पे यूज नहीं होता है। यहाँ पे बस तुमसे फेज डिफरेंस पूछ देगा कि व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ठीक है। और लीडिंग लैगिंग निकालना भी है कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। तो कैसे निकालोगे, वही दिस माइनस दिस कर रहे हो, अगर इसका फेज माइनस इसका फेज कर रहे हो, अगर पॉजिटिव आया तो एक्स विल लीड और नेगेटिव आया तो एक्स विल लैग। तो यहाँ पे मैंने मोड लगा दी, देखो थीटा 1 किसका फेज था, डिस्प्लेसमेंट का, थीटा 2 किसका मोड था, थीटा 2 था फेज इसका, वेलोसिटी का। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे ना, अगर मोड नहीं लगाओगे तो ये क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2। और माइनस आने का मतलब हुआ कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है इट विल लीक बाई वेलोसिटी कितना से, पाई बाई 2 से। तो मोड लगाने का मतलब क्या है कि हम जो लीडिंग लैगिंग वाला कंसेप्ट है वो अभी के लिए क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये यहाँ पे मत सोचो, जब एसी पढ़ाएंगे वहां पे लीडिंग लैगिंग पढ़ लेना। दूसरा क्या आएगा तुम्हारा, सेकंड इसी में फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन बता दो। ग्राफ प्लॉट करवाया था ना कल की क्लास में, कल का जो क्लास था उसमें एक सबका ग्राफ प्लॉट करवा दिए हैं। लिख लो फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कितना आएगा, पाई आएगा। क्योंकि इस केस में जो थीटा होगा इट विल बी थीटा 2 विल बी ओमेगा टी। कहां से पता करेंगे, इधर से देखो, साइन का जो आर्गुमेंट है या साइन के अंदर जो एंगल है वो कितने के बराबर है, ओमेगा टी प्लस पाई। तो यहाँ पे करोगे तो दिस विल चेंज टू पाई। अगेन यहाँ भी अगर तुमको लीडिंग लैगिंग से परेशानी हो रही थी क्या करोगे, मोड नहीं लगाओगे, मोड मत लगाना। सामने अगर नेगेटिव साइन आया तो लैगिंग, हाँ हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाला कौन सा होगा, नोट नंबर 3 में डिस्प्लेसमेंट को किससे कर दो, वेलोसिटी, कितना होगा पाई बाई 2। क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है ये हो जाएगा पाई बाई 2 वेलोसिटी के लिए, और ये एक्सेलेरेशन के लिए पाई ही रहेगा। तो जो डिफरेंस आएगा अगेन इट विल बी पाई बाई 2। किसने किसने कल क्लास मिस किया था, मिस जो करा था तुमने, हाँ तुम लोग नहीं आए थे, तुमने और बाकी ने करा था। हो गया। अब ये तो सेम एसएचएम है, सेम एसएचएम के लिए अपने इंटरनल जो भी तुम्हारा कंपैरिजन है वो करना होता है। अगर डिफरेंट एसएचएम दे दिया, मतलब दो पार्टिकल को कंपेयर करना है और दोनों पार्टिकल क्या कर रहे थे, एसएचएम कर रहे थे। तो अगर डिफरेंट एसएचएम है, टू डिफरेंट एसएचएम, उसके लिए अगर फेज डिफरेंस चाहिए तो जैसे तुम्हें दे दिया एक्स, एक्स का वैल्यू दे दिया एक्स का वैल्यू दे दिया x1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1 टी प्लस फाई 1। ये क्या है, एक एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। दूसरा अगर है तुम्हारे पास x2, मे बी a1 a2 भी हो सकता है, a1 a2 भी हो सकता है। तो साइन ओमेगा 2 टी प्लस फाई 2, ये दो डिफरेंट एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। अब यहां तुमसे बोला जाए क्या निकालो, फेज डिफरेंस निकालो। तो ये टर्म क्या है तुम्हारा थीटा 1, ये टर्म क्या है थीटा 2। तो अगर डेल्टा थीटा निकालोगे तो इट विल बी थीटा 1, या मोड लगा दो थीटा 1 माइनस थीटा 2। वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा वाला टर्म एक साथ हो जाएगा। सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी प्लस फाई 1 माइनस फाई 2। मोड लगाने का मतलब बस हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। और ये जो डिफरेंस है ये किसके चलते आएगा, इंस्टेंटेनियस फेज के चलते, और ये किसके चलते आएगा, इनिशियल के चलते।
हो गया। एक प्रॉब्लम लिखो। A particle executing SHM, a particle executing SHM, a particle executing SHM is at right extreme. A particle executing SHM is at right extreme. Is at right extreme at the start of the motion. At the start of the motion. Full stop. If it has amplitude of 5 centimeter, if it has amplitude of 5 centimeter and time period of 2 second, then find equation of displacement. टाइम पीरियड कितना दिया हुआ? 2 सेकेंड। हाँ, कर पाओगे? कितना? 5 साइन। पहले तो उसको कन्वर्ट करोगे इसमें। 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके लिखना है किसमें? पहले तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो ना, फिर ऐसा ऑप्शन देगा गलत हो जाएगा। 5 सेंटी उसको कन्वर्ट करना है। चलो देखते हैं तुम्हें क्या दिया हुआ है कि जब t इक्वल टू 0 पे तुमने देखा, जब तुमने ऑब्जर्व करना शुरू किया पार्टिकल को, तो पार्टिकल कहाँ था? राइट एक्सट्रीम पे था। ठीक है, राइट एक्सट्रीम पे x की वैल्यू कितनी हो गई? a। राइट एक्सट्रीम पे x की वैल्यू कितनी होती है? a। मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था? ऑब्जर्वेशन जहां से हमने स्टार्ट किया वहां पे हम t इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और उस इंस्टेंट के लिए जो पार्टिकल था वो कहाँ था? एक्सट्रीम पे था, राइट एक्सट्रीम पे था। यानी कितनी वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी a। तो यहां से तुम्हारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट को क्या है? a साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब है क्या इसमें? इस इक्वेशन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए तुम क्या चाहिए? एम्पलीट्यूड का वैल्यू चाहिए, ओमेगा का वैल्यू चाहिए और फाई चाहिए। तब इक्वेशन बता देगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन की कैसा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। अब एम्पलीट्यूड तुमको दिया हुआ है सवाल में, साफ साफ एम्पलीट्यूड बता दे कितना है? 5 सेंटीमीटर, या फिर इसको मीटर में चेंज करोगे तो 0.05 मीटर। अब बात करते हैं ओमेगा का। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाई टी। टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 पाई बाई टी, सो इट विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी पाई रेडियन पर सेकेंड। अब नेक्स्ट बचा फाई। फाई कैसे निकलेगा? फाई निकलेगा गिवन कंडीशन से। कह रहा है कि एट टी इक्वल्स टू 0 एक्स की वैल्यू कितनी है? ए के बराबर है, तो पुट कर दो ए। कब? ए साइन ओमेगा टी, जहां पे टी कितना हो गया? 0 हो गया, प्लस 5।
ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू साइन 5, और साइन 5 1 मतलब 5 इज इक्वल टू 5/2। ये तुम्हारा फाई निकालने का तरीका। तो जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए तुमको इक्वेशन बनाने के लिए, एम्पलीट्यूड, ओमेगा और फाई कितना आ गया, 5/2 आ गया। 3 इंफॉर्मेशन चाहिए थे, तीनों तुम्हारे पास है। क्या कर दोगे? हाँ, अगर ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, जो भी तुम्हारा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा, x विल बी 0.05 साइन पाई इंटू टी प्लस 5/2, या इसको कॉस के भी टर्म में लिख सकते हो। तो ये कन्वर्ट हो गया, किस तरीके से हो जाएगा, 0.05 कॉस पाई टी। अगर ये इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया हुआ है टिक कर सकते हो। हो गया, लिखना एक और लिखना। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, in the previous problem, in the previous problem, if particle is at mean position, if particle is at mean position, particle is at mean position and going towards left extreme, particle is at mean position and going towards left extreme, at the start of the motion, at the start of the motion, ठीक है, then find equation of SHM, then find displacement equation, then find displacement equation. माइनस 0.0 माइनस को बताऊंगा क्योंकि ये तो ये ऊपर जा रहा है, ये टेस्टिंग कर रहा है ना, माइनस होगा, माइनस हो जाएगा, बेस 0। यही सेम काम है तुम्हारा, फाई की जरूरत पड़ेगी। ए और ओमेगा तो सेम है, क्वेश्चन में जो प्रीवियस वाला कंडीशन है उसी में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या दे दिया ना, टी इक्वल्स टू 0 पे एक्स की वैल्यू कितना दे दिया, बातें नहीं करो, 0 दे दिया। तो अगर 0 पुट करोगे, 0 ए साइन ओमेगा टी प्लस 0, या ये तुम्हारा कितना हो गया 0, यानी साई फाई जो है तुम्हारा, साइन फाई कितना होना चाहिए 0, यानी फाई क्या क्या हो सकता है 0 डिग्री या फिर, हाँ 0 या फिर पाई, दो ऑप्शन पॉसिबल है कि साइन फाई अगर 0 है तो कितने ऑप्शन पॉसिबल है तुम्हारे पास, दो ऑप्शन पॉसिबल है। ये 0 कब रखते हैं, जब राइट एक्सट्रीम की तरफ जाता, जब राइट की तरफ जाता मतलब ये तुम्हारा इस लाइन पे एसएचएम हो रहा है, ये तुम्हारा मीन है और ये है एक्सट्रीम, और ये दूसरा एक्सट्रीम, ये लेफ्ट एक्सट्रीम, ये राइट एक्सट्रीम। पार्टिकल अगर इस साइड जाता, इधर की तरफ जाता, मीन से किधर जा रहा है राइट की तरफ, तो हम क्या लिखते हैं 0। लेकिन गिवन क्वेश्चन में पार्टिकल किधर जा रहा है, मीन से लेफ्ट में जा रहा है, यानी वैल्यू कितना होगा, ये जब लेफ्ट एक्सट्रीम के तरफ जाएगा तब पुट करेंगे। और इसके चलते जो इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन में x a की जगह क्या पुट करोगे, वही सेम चीज 0.05 साइन और ओमेगा टी पाई टी प्लस पाई। और इसका रिलेशन तुमको पता है कि जब भी किसी टर्म में पाई, साइन के टर्म में पाई ऐड करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है 0.05 साइन पाई टी। साइन थीटा प्लस पाई कितना होता है, साइन थीटा प्लस पाई
यानी थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए तुम, माइनस माइनस साइन थीटा, इसलिए माइनस साइन बाहर आ गया। ऐसे ये ओमेगा भी माइनस लेने पर इसे एक ही चल रहा है, ओमेगा माइनस लेने पे मतलब वो तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे जा रहा है, मतलब वो तो नेगेटिव ही हो रहा है। ओमेगा कैसे नेगेटिव हो सकता है? ओमेगा का डायरेक्शन लेफ्ट राइट से नहीं देखते, ओमेगा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से देखते हैं। ठीक है, अब जो कल के क्लास में बताए थे सर्कुलर इंटरप्रिटेशन, जिन्हें में हमने देखा था कि सर्कल पे जो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका जो शैडो होगा वो क्या करेगा, एसएचएम करेगा। और शैडो अगर एसएचएम कर रहा है तो शैडो जो होगा वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहिए, एक्स का या वेलोसिटी का या फिर एक्सीलरेशन का, सारी चीजें वेरीफाई करनी चाहिए ना, ग्राफ से जो आएगा या फिर जो इक्वेशन है वो दोनों एक एक दूसरे को वेरीफाई करना चाहिए। इक्वेशन तो हम अभी तक देख चुके हैं, अब जो सर्कुलर इंटरप्रिटेशन था उसको देखते हैं कि वो वेरीफाई कर पा रहे हैं। तो लिखना ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम, इसके बारे में कल बात कर चुके हैं। आज बस प्रूफ करना है कि सच में ऐसा था कि नहीं कुछ। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम। क्या था, हमारे पास एक सर्कल था और यहाँ पे एक पार्टिकल को हमने देखा, इस पार्टिकल का शैडो भी कहाँ बनेगा, इधर पे बनेगा। और यहाँ पे ये कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर रहा है। ओमेगा जो क्या होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा फिर वो एसएचएम का जो भी इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अभी वो तुमको पता भी चल जाएगा कि ओमेगा कांस्टेंट क्यों रख रहे हैं, ठीक है ना। इसका जो शैडो बनेगा कहाँ बनेगा, इधर। अगर इधर आएगा तो शैडो इधर मूव होगा, वापस जाएगा तो शैडो पीछे मूव होगा, और इधर की तो शैडो का मोशन इस तरीके से होगा जो कि एसएचएम का है, और ये सर्कुलर मोशन है। ठीक, अब देखो किसी भी इंस्टेंट पे अगर देखोगे इसका रेडियस कितने के बराबर होता है, ए के बराबर। जो भी सर्कल हम बनाते हैं उसका रेडियस कितने के बराबर होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर। मतलब ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू जो है वो ए के बराबर है। ठीक, अब इस इंस्टेंट पे इसको देखोगे तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी को क्या लिखोगे, देख लो इधर, टेंजेंशियल वेलोसिटी विल बी ओमेगा इनटू ए। टेंजेंशियल वेलोसिटी किसका होगा, ओमेगा इनटू ए। लेकिन हमें इसके वेलोसिटी से जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किससे है, शैडो के वेलोसिटी से, क्योंकि एक्चुअली में कौन एसएचएम कर रहा है, शैडो एसएचएम कर रहा है। ये ओमेगा है टेंजेंशियल वेलोसिटी इस पार्टिकल की है, तो शैडो की वेलोसिटी कैसे निकलेगी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका क्या चाहिए तुमको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। तो अब करना क्या है, मान लो कि जब तुमने मोशन स्टार्ट करा तो पार्टिकल था यहां, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहा था, यहां पे था, तब तुमने उसको देखा। तो वर्टिकल से जो एंगल बनाएगा उससे उसको क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी फाई। t इक्वल्स टू 0 पे जो भी एंगल बनेगा वर्टिकल से उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब तुमने ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कब करा, t इक्वल्स टू t पे, कुछ टाइम दे दिया तुमने, तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी ओमेगा टी होगा। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से लेकर के 0 से लेकर के t तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने का हुआ, ओमेगा टी हुआ। यानी वर्टिकल से टोटल एंगल कितने का बना, पाई प्लस ओमेगा टी। समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी ये तुम्हारा थीटा, ये पूरा जो टर्म है ये क्या है तुम्हारा थीटा है। थीटा विल बी ओमेगा टी प्लस। समझ में आ रहा है बात। अब देखो हमें जरूरत किसका है, हमें चाहिए इस पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो, क्योंकि हम कौन सा देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन जो हो रहा है, यहाँ पे जो शैडो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है वो चाहिए। अब यहाँ पे सिंपल सा चीज है, थीटा चाहिए तुमको कंपोनेंट लेने के लिए, कितना होगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये मैं हटा दे रहा हूँ, तुमको चाहिए ये वाला, ये वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है यही वेलोसिटी किसका है, एसएचएम का है। तो एंगल चाहिए, समझ लो अगर ये थीटा होगा तो ये वाला कितना होगा, थीटा। अगर ये पूरा थीटा है, थीटा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, थीटा कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर है। तो ये अगर थीटा तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। देख लो एक बार, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि थीटा 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 क्या कर रहे हैं, आराम से देख लो, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है।
कोई है जिसको नहीं समझ में आया? अरे बोल दो। हाँ ड्रॉ करना, इंतजार कर रहे हो, कर लो कर लो, इसमें टाइम लगेगा तो जल्दी से कर लो, इसमें भी बहुत सारा चीज है। एसी चालू कर दें थोड़ी देर के लिए, बटन दबा दो एसी वाला। थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना ताकि फिगर गंदा न लगे। वेक्टर कंपोनेंट लेने आता है ना, कि वो भी भूल गए हो? आता है कंपोनेंट लेने? कौन सा कंपोनेंट आएगा उधर? इधर cos थीटा और इधर sin थीटा। तो हमें बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है, वो चाहिए। जल्दी करो। और ये जो वैल्यू है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? x। ये जो वैल्यू है मीन पोजीशन, ये तुम्हारा मीन पोजीशन है ना, मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूरी पे है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? x। ठीक है, तो अगर x लिखना चाहोगे, x विल बी हाउ मच? a sin थीटा, क्योंकि अगर इधर देखोगे इसका cos कंपोनेंट इधर जाएगा, sin कंपोनेंट इधर जाएगा, तो x जो होगा इट विल बी a sin थीटा, और थीटा की जगह क्या है? ओमेगा t प्लस फाइव। यही था डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, यही था ना डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन, जो हम गवर्निंग इक्वेशन से लाए थे, वो क्या बता रहा था? किसी भी स्टैंड पे अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तुमको चाहिए, कहां से? मीन पोजीशन से, तो उसकी वैल्यू कितनी थी? a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ग्राफ भी वही बता रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं हम एसएचएम का, वो वही सेम चीज बता रहा है। वेलोसिटी का भी प्रूफ कर देंगे। वेलोसिटी कितना होगा? v जो होगा इट विल बी ओमेगा a, कौन सा कंपोनेंट आएगा? इसका इधर कर लोगे तो cos और थीटा, cos थीटा में थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? ओमेगा t प्लस फाइव। ये तुम्हारा वेलोसिटी, यही होता था, इसको हम ऐसे लिखते थे a ओमेगा, यही था वेलोसिटी का। अब एक्सेलरेशन को कहां से लाएंगे? एक्सेलरेशन कैसे प्रूव करेंगे इसको? अरे फिर तो वो मैथमेटिकल डेरिवेशन हो जाएगा ना। तीनों का तीनों चीज कहां से लाना है? यही से, ग्राफ से ही लाना है। सोचो कि एक्सेलरेशन कैसे लाएंगे। जो सोच दिया उसको कल एक छोटा वाला 5 स्टार। जब आओगे नेक्स्ट क्लास में। ग्राफिकली निकालना, मैथ का कुछ चेंज फेंज नहीं करना, ग्राफिकली तुमको दिख जाएगा कि एक्सेलरेशन कितना होगा, या एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ जाएगा। किधर आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? फिर उसके वहीं से आएगा सर, हाँ कुछ भी कर दो यार। 5 स्टार का ऐड देखे हो? कुछ नहीं करना। नहीं बता पाओगे? चलो देखते हैं। तुमने थोड़ा सा बताया, मतलब आधा 5 स्टार तुमको मिलेगा, आधा मैं खाऊंगा आधा तुम खा। देखो क्या हो रहा है, बाकी सारी चीजें जो समझ में आ गया ना, उसको थोड़ा हटा दे रहे हैं, या दूसरा डायग्राम ही ड्रॉ कर दे रहा है। ये था तुम्हारा, इधर पे पार्टिकल था। अब समझना, यहाँ पे कल जिसने पूछा था ना कि सर ओमेगा को हम कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, या यूनिफॉर्म ही क्यों ले रहे हैं, वेरिएबल क्यों नहीं ले रहे हैं, तो समझना यूनिफॉर्म अगर होता है, यूनिफॉर्म मतलब ओमेगा कांस्टेंट, और ओमेगा कांस्टेंट मतलब अल्फा जीरो, अल्फा जीरो मतलब 80, यानी जो भी एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? AC होगा। ठीक है, बस जब भी तुम्हारा कांस्टेंट ओमेगा होगा तो इससे चलते क्या होता है? अल्फा जीरो 80 जीरो रहेगा क्या? बस AC रहेगा। और AC किधर की तरफ लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा किधर लगेगा? सेंटर की तरफ। ये डायरेक्शन है किसका? AC का। और AC का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? बोलो। ओमेगा स्क्वायर R, और यहाँ पे R की जगह क्या है? A है, तो AC जो होगा वो कितना हो जाएगा? AC की जो वैल्यू होगी, अब देखो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें किसका जरूरत है? हमें जरूरत है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, क्योंकि जो एसएचएम हो रहा है वो कहां पे हो रहा है?
अगेन डायमीटर पे हो रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। अब इसमें एसी में ये जो एंगल है ये कितना था, ये जो एंगल था वो कितना था, यहाँ पे देखो कितना है, थीटा है। तो इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर लोगे तो इट विल बी एक्सेलेरेशन जो होगा इट विल बी ए इक्वल्स टू ए सी, क्या लिखे, साइन थीटा। लेकिन डायरेक्शन भी पे भी ध्यान दो, डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स की तरफ, तो इसलिए ए जो होगा इट विल बी माइनस ऑफ ए सी साइन थीटा, जहां पे ए सी का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ए, साइन थीटा में थीटा क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी तुम्हारे पास ए अगर लिखोगे यहां से इट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए या ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आ रहा है? अगर ओमेगा वेरी करने लगता तो फिर क्या होता, ओमेगा वेरी करने लगता तो एक्सीलेशन के दो कंपोनेंट टेंजेंशियल और, हाँ, तो नेट एक्सीलेशन आता जो कि सेंटर की तरफ नहीं लगता, ठीक है ना। तो हमें इसलिए क्या करना, अगर इसको एसएचएम से कंपेयर करवाना है तो हमने ओमेगा को कांस्टेंट रखना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए। समझ में आया क्या कर रहे हैं? अब इसके लिए ना तुमने बस क्या करा हुआ है, कंपोनेंट लिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा उसी से आ गया, सर्कल बनाया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गया। तो इधर देखना जरूरत क्या होता है, कभी कभी एसएचएम जो होता है ना, यहां से अगर देखोगे तो बहुत सारी चीजें चल रही है, यहाँ से अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आएगा। इधर से देखते हैं ना तो सारी चीजें हमें किसके टर्म में रिप्रेजेंट करती है, थीटा के टर्म में। जब मोशन सर्कल पे होता है तो उसके लिए एक ही इक्वेशन दिखता है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। कब सर्कुलर मोशन होगा, व्हेन अल्फा इज जीरो, और यहाँ पे है भी अल्फा जीरो। तो ये जो तीन इक्वेशन है ना, ये तीनों के तीनों रिमूव होकर के कहा चले जाते हैं, इस एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन है एसएचएम का, लेकिन उसको सॉल्व किससे कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन में किससे, अल्फा अगर जीरो होता है तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास होता है। अगर ये फॉर्मूला तुम्हारे पास है तो क्या कर दोगे, ओमेगा टी, इस इक्वेशन से हम पूरे एसएचएम को सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे तुमको एक क्वेश्चन दिया था वही सॉल्व करने वाला, क्या करना था, इक्वेशन लिखना था, ठीक है। इक्वेशन जो लिखना था, वो जो इक्वेशन था ना, तुमने इसका यूज करा फाई निकालने का, इस इक्वेशन का यूज करा फाई निकालने का। टी इक्वल्स टू जीरो पे तुमने क्या करा, पुट करा। क्या पुट करे हो, यहाँ ए पुट करा। सॉल्व करने के बाद तुम्हें फिर पता चलेगी फाई की वैल्यू जो है वो कितनी है, फाई की वैल्यू पाई बाई 2। अब समझना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। पार्टिकल अगर लेफ्ट एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम पे है, पार्टिकल अगर राइट एक्सट्रीम पे है तो सर्कल पे वो कहाँ होगा, यहाँ पे। पार्टिकल अगर कहा है राइट एक्सट्रीम पे है तो सर्कल पे किधर होगा, इधर। अब हम एंगल जो देख रहे हैं वो कहां से देख रहे हैं, एंगल कहां से देख रहे हैं, मतलब टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल कहां है, यहाँ पे है, तो इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। टी इक्वल्स टू जीरो पे वर्टिकल से जो एंगल बोलता है वही क्या होता है, फाई होगा। और यहाँ पे फाई कितना, फाई बाई 2। कुछ कैलकुलेशन करना पड़ा, जरूरत ही नहीं पड़ी। आ रही बात समझ में? इसलिए कभी कभी क्या होता है, या पिछला वाला देख सकते हो, पिछले वाले में क्या होगा, जो दूसरा क्वेश्चन दिए थे, जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था कि पार्टिकल यहां होगा तब इसका जो यहाँ पे शैडो बनेगा वो इधर की तरफ जाएगा, इधर से घूम करके पूरा यहाँ पे आ जाएगा, तब इसका शैडो किधर जाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। यानी अभी वर्टिकल से एंगल देखोगे तो कितना बनेगा, पाई, जो हमने अगेन प्रूफ करा था कहां से, वो सारे टर्म लिख करके। तो ये अगर सर्कल समझ गए ना तो हमारा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस सर्कल दिमाग में सोचो, तुमको पता चल जाएगा पार्टिकल कहाँ है, शैडो कहाँ है, उससे आराम से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? करवा लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लॉकवाइज मेरा फेवरेट मोशन है इसलिए करवा रहा हूँ। जीरो आ जाएगा तो रेफरेंस ये है ना तुम्हारा, अरे भैया ये रेफरेंस है। अब रेफरेंस से अगर ऐसे मोशन करवाओगे तो हम यहाँ से एंगल मेजर करेंगे, हाँ तो जीरो हो जाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाओगे, यानी जो तुम्हारा मोशन हो गया ना, ये जो मोशन है जनरली हम जो रेफरेंस लेते हैं ना, ये तुम्हारा एक्स, और इधर क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं,
ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस ये रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं वो किसमें करते हैं, क्लॉकवाइज में करते हैं। अगर तुमने इसको पॉजिटिव ले लिया इधर के और इधर वाले को क्या कर लिया, नेगेटिव ले लिया, तो फिर पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। अब राइट, ये जो लेफ्ट वाला है उसमें पॉजिटिव ए लिखना पड़ेगा और लेफ्ट वाले में इधर, हाँ अरे भैया तो इसी के अनुसार वो मोशन बनाओगे ना, इसके अनुसार मोशन बनाओगे। मान लो तुमने यहाँ रख दिया, यहाँ पार्टिकल था, मोशन कैसे करवा रहे हो, मोशन को रहा उल्टा डायरेक्शन में। तो अगर उल्टा डायरेक्शन में करवाओगे तो यहाँ से ये सीधे किधर जाने लगा, लेफ्ट साइड की तरफ जाने लगा। अभी किधर जाने लगा, लेफ्ट साइड की तरफ। तो स्टार्टिंग में स्टार्ट मोशन जब हुआ पहले ही -a की तरफ देख रहा है, ठीक है ना। तो इसको और इसको सिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, मोशन जो हमेशा लिखते हैं वो किस डायरेक्शन में लिख रहा है, इन दोनों को सिंक करने के लिए, इस एक्सिस को और इस सर्कल का सिंक करने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, ओमेगा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, ना कि एंटी क्लॉकवाइज में। अगर एंटी क्लॉकवाइज में देखो करोगे तो सारे टर्म के पहले क्या लग जाएगा, माइनस वाला टर्म लग जाएगा। हो गया, एक और सवाल लिखना। Two particles executing SHM. Two particles executing SHM. Executing SHM with a time period of 2 seconds and 4 seconds. 2 seconds and 4 seconds. Full stop. First particle is initially at left extreme, left extreme, and second particle is at mean position, going towards right extreme. Then find the time when they will meet for the first time. And they will meet for the first time. यहाँ पे क्या कर रहा है, दो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है। एक कहाँ पे है, उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दूसरा कहाँ है, उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दोनों का टाइम पीरियड दे दिया हुआ है। तो तुम्हें पता करना है कि दोनों पार्टिकल कब मिलेंगे। कितने लोग इक्वेशन से कर रहे हैं, सबको इक्वेशन से कर रहा है, सर्कल से कोई नहीं कर रहा है, तुम कर रहे हो, करो। तुमको कितना समझ में आ रहा है, आ रहा है, हाँ अच्छा 9th में चैप्टर था ऐसा। चल तुम लोग बताओ, नहीं समझ में आ रहा, एकदम कुछ नहीं, जीरो समझ में आ रहा है। अच्छा कोई नहीं, तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ो फिर। अरे कुछ तो सोचो कैसे करेंगे, दो पार्टिकल है, दोनों एसएचएम कर रहे हैं, उनका पोजीशन बता दिया, कहाँ पे मिलेंगे। देखो अगेन इसको दोनों मेथड से कर सकते हो, मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो और ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार मैथमेटिकली करके दिखाते हैं कि कितना दिक्कत होता है, और फिर उसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, तो तुम्हें पता चलेगा कि
कितना इंपॉर्टेंट है ये जो ग्राफिकल मेथड है, कर लिए? फाइव सेकंड ना, एक बार देखो कैसे करो, देखते हैं, मे भी हो सकता है क्वेश्चन मैंने चेंज करा तो उसका ये याद नहीं होगा मुझे। 0.5 आ रहा है, चलो ठीक है, सबका अलग अलग आ रहा है, देखते हैं। देखो दो पार्टिकल है, दोनों एसएचएम कर रहा है, तो दोनों के लिए क्या लिख सकते हो, इक्वेशन लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो होगा इट विल बी ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सेम कर दो, ए साइन ओमेगा 1 टी प्लस फाई 1, और दूसरे के लिए लिखोगे ए साइन ओमेगा 2 टी प्लस फाई 2, यही होगा। दोनों जो पार्टिकल है दोनों का एसएचएम का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा इस तरीके होगा। ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा कितना होगा पहले वन के लिए, पाई, कैसे 2 पाई बाई, तो ओमेगा 2 है, तो ये T2 है तो इसमें रखोगे पाई रेडियन पर सेकंड आ गया। इसके लिए लिखोगे तो इसके लिए हाँ 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो इट विल बी पाई बाई 2 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, फाई 1 जो होगा वो बताओ। ये जो पार्टिकल है इसका इनिशियल कंडीशन कहाँ है, 0 होगा। ठीक से देखो कहाँ पे है पार्टिकल, लेफ्ट एक्सट्रीम पे है। कहाँ पे है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे है, यानी फाई 1 की वैल्यू कितनी होगी, सोच लो, नहीं सोच पा रहे हो, हाँ अरे उससे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पुट कर लो ना, यहाँ माइनस ए, यहाँ ए सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, लेफ्ट एक्सट्रीम पे है या राइट एक्सट्रीम पे है, कौन से एक्सट्रीम पे है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे पाई कैसे हो सकता है, 3 पाई बाई 2 होगा। कितना आ रहा है तुम्हारा बताओ तो, कितना हो सकता है, परेशान मत हो, ऐसा अपने पे हंस दे रहे हो, हंस बोल के आएगा 3 आ सकता है, परेशान मत हो। ये समझ में आया ना कि ये कैसे आ रहा है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आप पुट कर देना आएगा, वो कैलकुलेशन वाला प्रोसेस है इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसको फास्ट में करना है तब देखना कितना टाइम ले रहा है, और जब सर्कल वाले मेथड से देंगे तब। ये इसका कितना है, इसका तो अभी सवाल करवाएं इस पे, अरे किधर जा रहा है, 0 होगा ना, ठीक है तो 0 होगा इसके लिए। तो ये सारी चीजें अभी इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब देखो कोलिजन के लिए x1 की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, x2 के बराबर। कभी भी कोलिजन होगा तो x1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, x2 के बराबर होनी चाहिए, यानी साइन के अंदर जो भी तुम्हारा टर्म ये है आर्गुमेंट है या जो एंगल है ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि ए सेम है तो साइन के अंदर वाला टर्म जब सेम होगा तभी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब ओमेगा 1 टी प्लस फाई 1 बराबर किसके होगा, ओमेगा 2 टी प्लस फाई 2, वैल्यू पुट कर देना। अब यहां से टी जो आएगा, टी जो कैलकुलेट करोगे इट विल बी मॉड ले लो, तो फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, टी जो आएगा कितना आएगा, ये आएगा। अब यहां से पुट करके सिंप्लीफाई करोगे कितना, 3 सेकेंड आएगा। तो सर मैंने सर वो पाई ले लिया था क्योंकि माइनस में था ना, इसलिए पाई बाहर प्लस पाई नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वो खास वाले में क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, प्लस पाई क्यों होगा, सर आपने नेगेटिव नेगेटिव में कहाँ पे है वो तो देखो पहले, लेफ्ट साइड में कितना, मतलब हां सर 3 पाई बाय 2 प्लस वो तो पाई है, इसके बाद वो ये है ना तुम्हारा ओमेगा, इसके जगह पे रख दो कितनी वैल्यू, 0 हो जाएगी प्लस फाई 1, इसी को सॉल्व करना। ये सॉल्व करोगे तो साइन फाई 1 माइनस 1, तो यही तो करना, और क्या बोल रहे हो, माइनस के लिए पाई प्लस करना,
अरे हाँ यार, वो तो उसमें प्लस कर दोगे हो जाएगा, तो पाई प्लस पाई बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? अरे आएगा ना, पाई ऐड करोगे तो। लो दिखाओ। हाँ ये जब वो माइनस वाला यहाँ पे जो आपने करा था ना, हाँ, तो जब प्लस पाई होता है तभी वो बाहर आता है माइनस पाई। माइनस यहाँ बाहर लाने के लिए ना, ये अंदर कितना होना चाहिए, पाई ऐड होना चाहिए। हाँ, तो इसको बाहर लाओगे तो फिर अंदर लोगे तो पाई ऐड हो जाएगा। तो उसको होने से यहाँ पे अगर माइनस से वाला टर्म अंदर ले रहे हो तो वो उसके बराबर हो रहा है। अरे भैया, इसको तुमने क्या करा है, माइनस रखा है तो, और उसके बाद ये जो माइनस टर्म आ रहा है इसके साथ क्या कर रहे हो? 3/2 प्लस पाई क्यों करोगे फिर? माइनस आ रहा है। अरे भाई, ये पाई का वैल्यू -1 कब कब होता है? -1 साइन अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो कब कब -1 आता है? हाँ, तो फिर इसमें पाई क्यों ऐड करेंगे? अरे ये जो साइन थीटा 1 -1 कब होगा? साइन थीटा 1 कब होगा, पहले ये बताओ। पाई/2 पे और अरे इसमें 2 पाई ऐड कर दो यार। 2 हाँ होगा। वैसे ही अगर -1 देखना है तो -1 कब होगा? 3 पाई/2 पे, और आगे फिर इसमें 2 पाई ऐड करना पड़ेगा। तो अब इसमें तुम और क्या सोच रहे हो, ये हमको बताओ। मैं सोच रहा था सर, आपने तो पाई का वैल्यू निकाला 3/2। हाँ, पाई का वैल्यू निकाला 3/2, उसके बाद आपने बोला था ना अगर वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। अरे भैया, तो लेफ्ट साइड में तभी तो यहाँ -a लिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में है ना, तभी तो यहाँ माइनस लिख रहे हैं, तो a लिख देते हैं। लेफ्ट साइड में है तो इस लेफ्ट एक्सट्रीम पे है, तभी तो a लिख रहे हैं, -a लिख रहे हैं ना। यहाँ माइनस लिखने का क्या मतलब हुआ? उसको वो समझ नहीं आ रहा है। हाँ, वो अगर माइनस लेते हैं तो वो पाई/2 होता। माइनस लेते तो क्या होता? पाई/2 होता। माइनस लेंगे तो पाई/2 क्यों होगा? हाँ सर, आप समझ आ रहे हैं। अरे सर इधर आएंगे। हाँ दिखा। इधर हम अगर आते हैं, हाँ जब वैल्यू माइनस होता है तो ये जो है ना, ये पाई/2। हाँ, तो -पाई/2 होगा, वो -पाई/2 रखा। हाँ, अब पाई के साथ हम पढ़ेंगे तो वही 3/2 हो जाएगा। अरे तो वही सेम चीज तो हम यहाँ लिखे हुए हैं यार, कितना कंफ्यूजन में हो तुम लोग। चलो कोई ना, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो। अब देखो ये वाला टर्म हो गया। अब यहाँ से एक यहाँ ये जो इक्वेशन सब सॉल्व करने के बाद ये आया इधर। अब इसको ग्राफ से सॉल्व करोगे। पार्टिकल किया मैंने, तो पार्टिकल राइट की तरफ जा रहे तो पोजीशन की तरफ सर यहाँ पे तो आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट सेम। ये किसने बता दिया? ऐसा कहाँ से, ऐसा कब हम सिखा दिया? अरे अपना इमेजिनेशन लगाओगे फिर तो हो गया। अभी कुछ हाँ, अभी रुक जाओ, या यूट्यूब पे चैनल खोल लो, देखो क्या हो रहा है। अगर डायग्राम से सॉल्व करोगे, तुमने वो जो रियल जो मोशन है उसका ही डायग्राम बना दिया। अरे वैसा कुछ बताया नहीं अभी तक। देखो समझो क्या हो रहा है, दो पार्टिकल इस पे घूम रहे हैं, ठीक है। दो पार्टिकल में पहले पार्टिकल को बता रहा है किधर है वो, लेफ्ट एक्सट्रीम, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे है। अभी कुछ नहीं सोचो, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक। दूसरा जो पार्टिकल है वो कहाँ पे है? मीन पोजीशन पे, मतलब यहाँ है, ठीक। अब इनके बीच में एंगल देखोगे, इनिशियल θ1 कितना आ रहा है, या थीटा इनिशियल कितना होगा? पाई/2 होगा। जब कोलाइड करेंगे तो फाइनल एंगल कितना हो जाएगा? कोलिजन होगा तो फाइनल एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो मैंने, अगर रिलेटिव मोशन मेरे से पढ़े हो तो मैंने बोला था, जब भी हम रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करते हैं तो जो भी इनिशियल सेपरेशन होता है वही एस रिलेटिव हो जाता है। याद है? रिलेटिव मोशन के केस में जो भी इनिशियल सेपरेशन होता है वही एस रिलेटिव में चेंज हो जाएगा। तो इनिशियल ये सेपरेशन है, इनिशियल एंगल जो है इन दोनों के बीच में, जो इनिशियल एंगल वो कितना है? पाई/2 है, तो इट विल बिकम थीटा रिलेटिव। यही जो टर्म है किसके बराबर हो जाएगा? एस रिलेटिव के जगह यहाँ क्या लिखेंगे? थीटा रिलेटिव, इट विल बी पाई/2 होगा, पाई/2। अब नेक्स्ट चीज तुम्हारे पास क्या है? नेक्स्ट चीज है ओमेगा रिलेटिव। तो ओमेगा रिलेटिव कैसे निकलेगा? ओमेगा रिलेटिव यहां से निकल जाएगा, इधर से चेक कर लो, ठीक है। समझ में आ रहा है? या सॉरी, ये जो थीटा है ना, ये माइनस में लिखेंगे। माइनस में क्यों लिखेंगे? क्योंकि उल्टा मेजर करना, उल्टा मेजर करेंगे, यानी ये एंगल ऐसे मेजर होता है,
जो भी एंगल मेजर होगा, रेफरेंस हमारा क्या है, ये वाला लाइन है, और जिसमें मेजर हम कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, तो या तो माइनस लिखना है या फिर 3π/2 लिखना है, इन दोनों का मतलब सेम है। -π/2 लिखोगे तो फिर ये ओमेगा रिलेटिव नेगेटिव में आएगा, हाँ टाइम नेगेटिव में आएगा, फिर उसको कन्वर्ट करके उस टर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हम जो जितना भी डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें ये क्या तुम्हारा रेफरेंस है, रेफरेंस में से जो क्लॉकवाइज मोशन ले रहा है उसको हमने क्या कंसीडर करा, पॉजिटिव। ठीक है, तो एंगल जब मेजर करेंगे तो थीटा आई किसके रेस्पेक्ट में, इसी लाइन के रेस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ से 3π/2 आएगा, यानी थीटा रिलेटिव जो होगा वो कितना होगा, 3π/2 होगा। अब ओमेगा रिलेटिव क्या होता है, मॉड ऑफ ω1 माइनस ω2, ω1 की वैल्यू कितनी है, पाई, माइनस π/2 कितना हो जाएगा, π/2। सो टी जो होगा, टी कितना हो जाएगा, थीटा रिलेटिव बाई ओमेगा रिलेटिव, कितना आएगा 3/2 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 3 सेकेंड। और इधर से भी करते तो कितना आता, 3 सेकेंड ही आता। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा कुछ हो ना, इस तरीके का बहुत सवाल पूछता है, मेंस में तो बहुत ज्यादा पूछता है, तो चांसेस है नीट में पूछ दे कि दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, इनिशियल उनके बीच का फेज डिफरेंस निकाल, इनिशियल उनके बीच में कितने का एंगल होगा, कितने का फेज डिफरेंस होगा, वो कैलकुलेट करेंगे। और हमेशा जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या देखेंगे, ध्यान देंगे कि जो भी पार्टिकल है उसमें एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, क्योंकि वही हमारा रेफरेंस था, उसके रिस्पेक्ट में। तो इससे करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, इससे करोगे तो टाइम कम लगेगा, लेकिन मेन है कि वो तुम कितना समझ पा रहे हो। हाँ हाँ, समझना ज्यादा पड़ेगा, एकदम सही बात। अगर समझ गए हो तो फिर बढ़िया, नहीं समझे हो तो ये तो समझ में आएगा ना। इधर भी कुछ ज्यादा टफ नहीं यार, एक ही इक्वेशन है, वही तो बोल रहे हैं कि जैसे ही एसएचएम सर्कल में चेंज करोगे कितना इक्वेशन आएगा, ये छोटा सा इक्वेशन। हटा दे इसको। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, हाँ सर। हेलो, चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एनर्जी ऑफ एसएचएम, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। बातें नहीं करो। अब यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की बात करेंगे। पार्टिकल मोशन में है और साथ ही साथ किसी फील्ड में मोशन हो रहा है, या तो स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड में उसका मोशन आएगा होगा, ठीक है ना। जैसे स्प्रिंग पेंडुलम ले हुए तो एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, वो कहाँ होगी, स्प्रिंग में स्टोर होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड में देखोगे तो कहाँ स्टोर होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में स्टोर होगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देख लो, ड्रॉ नहीं करना है, बस समझ लो। यहाँ क्या हो रहा है, ये स्प्रिंग है तुम्हारा, यहाँ से मास अटैच करके रखे हो। इसका जब एसएचएम होगा किसी स्टैंड पे इसको देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा कितने से, एक्स से, और साथ ही साथ इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी वी की। तो उस स्टैंड पे अगर इसका एनर्जी लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी, तो कितना होगा, लिखना नहीं है अभी, बस समझना है, हाफ mv²। और अगर पोटेंशियल लिखना है तो कितना होगा, हाफ kx², जो एनर्जी स्टोर हुआ हाफ kx², क्योंकि यहाँ से रेफरेंस में लोगे तो mgh जो होगा वो पहले से इसमें स्टोर हुआ है, ठीक है। तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हुआ। ऐसे ही कोई भी एसएचएम लोगे, हॉरिजॉन्टल ले लो, वर्टिकल ले लो, या सिंपल पेंडुलम का एसएचएम, या जो तुम्हारे पास कंपाउंड पेंडुलम है उसका इक्वेशन लोगे, तो किसी भी इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तुमको निकालनी होगी। और उस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी मिलेगा। और यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी है या फिर पोटेंशियल एनर्जी है, वो दो चीजों का फंक्शन हो सकता है, या तो टाइम का या फिर पोजीशन का। तो दोनों के रेस्पेक्ट में इक्वेशन आएगा, तो लिखना
क्या हो गया? चाय रखिए। लिखना काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम ए में लिखेंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम का फंक्शन देखेंगे और टाइम के फंक्शन में देखो काइनेटिक एनर्जी होता क्या, के ई जो होगा सिंपली इट इज हाफ एम बी स्क्वायर। कब? जब पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा होगा। कभी कभी क्वेश्चन में रोलिंग वाला कंसेप्ट भी घुसा देता है कि एक डिस्क है, रोल कर रहा है और एसएचएम कर रहा है, तो उस टाइम जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हाफ ओमेगा स्क्वायर। जो गलती कर देते हैं बच्चे, ज्यादातर जो गलती होता है ना, इधर भी भूल जाते हैं कि पार्टिकल क्या कर रहा था, रोल कर रहा था। मैंने यहाँ लिख दिया ना ये वाला टर्म, तो यही उनके दिमाग में रहता है। लेकिन हमेशा उसे आगे क्वेश्चन करवाएंगे कि जब भी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ध्यान देंगे कि स्लाइडिंग हो रहा है या फिर रोलिंग हो रहा है या रोटेशन हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखोगे, फिर काइनेटिक एनर्जी का टर्म गलती नहीं होगा। और हमें वी जो है, वी हमारे पास क्या था, हाफ एम भी की जगह देखो टाइम का फंक्शन लिखना है। टाइम के फंक्शन में लिखोगे तो वी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इसका स्क्वायर, यही होगा। काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना चाहते हो तो वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। सिंप्लीफाई करके इसको लिखो, आगे क्या आ रहा है। अरे जल्दी जल्दी लिखा करो, इतना स्लो स्पीड है। एक गोला कितने सेकंड में रंग लेते हो, 10 गोला कितने देर में रंग लोगे। ये कौन ज्वाइन कर रहा है अभी, 10 गोला कितने देर में रंगते हो, 2 मिनट। दो 10 गोला 2 मिनट में रंगता है यार आदमी। तो फिर 180 गोला कितना देर में रंगोगे, 36। तो 36 मिनट तो तुम्हारा गोला रंगने में चला गया, तो सवाल कब करोगे, गोला थोड़ा फास्ट आएगा करो। पेन लेके जाते हो या पेन देता है वो, देता है। निब जो होता है वो पतला होता है या मोटा होता है, मोटा। अब तो बढ़िया है ना, तब तो एक गोला रंगने में जाते 2 बार घुमाओ रंग देगा वो। प्रेस करके गोला बनाना पड़ता है, क्योंकि 2 कॉपी होता है ना, एक ऑफिस कॉपी, एक उसमें कार्बन पेपर होता है। अरे तो चेक कौन होने वाला है, कार्बन या ऊपर वाला, चेक किससे होता है, ऊपर वाला ना, तो ऊपर वाले पे ध्यान, नीचे वाले पे क्यों ध्यान दे रहे हैं। सर ऊपर वाला भी बोलता है, क्या बोलता है, अरे उसके बोलने से क्या होता है। नहीं सर, नीचे वाला भी, ऊपर वाला कॉपी हमको ईमेल में भेज देता है, नीचे वाला कॉपी मुझे लगता है कि कंप्यूटर में चेक होता है। अजीब बात, नीचे वाला क्यों चेक करेगा भाई। सर फिर उसको देने का मतलब क्या है, उसका कुछ मतलब नहीं, वो रेफरेंस होता है ना। कभी कभी एक कॉपी मान लो तुम्हारा गायब हो गया, जो कॉपी, क्या बोलता है दोनों कॉपी का, अरे कुछ नहीं होता वो, उसके लिए वो प्रोटेक्शन में रखता है। मान लो एक कॉपी इधर उधर हो गया, तो जो तुम्हारा होगा ना नंबर देख के सीधे वहां से निकाल लेगा। तो है, बोलता है सही चीज की, सही अच्छे से करो, क्योंकि मे भी तुम्हारा कॉपी गायब हो गया या कुछ करते होते टाइम या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में फट गया ओरिजिनल वाला, तो फिर वो किसके पास जाएगा, तुम्हारे डुप्लीकेट कॉपी के पास। नहीं करता है ना, तभी वो सेंटर में ही वो दो जो अलग कर देता हो गया, अलग अलग करता, हाँ वही है। अब उसके लिए ये नहीं कि तुम्हारा जो नीचे वाला जेरोक्स वाला कॉपी है वो जा करके चेक करवाएगा कंप्यूटर में, ऐसा कुछ नहीं होता। बट जो ईमेल में भेजता है वो ऊपर वाला कॉपी भेजता है। अरे ये आदमी बहुत टेंशन वाला है। लो हमेशा सेकेंडरी चीजों पे ध्यान देते हो, प्राइमरी जो है उस पे ध्यान दो ना। उसने बोल दिया नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, तो एकदम गड्ढा लगा करके रंगते हैं। और 10 में 2 गोला रंग, 10 गोला कितने देर में रंगोगे, 10 मिनट। ये 10 गोला 2 मिनट में रंगेगा जी। चलो काइनेटिक एनर्जी का जो फंक्शन आएगा ये आएगा हाफ। ये स्क्वायर वाला टर्म सिंप्लीफाई करोगे तो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, ये इक्वेशन आया, ठीक है ना। इसको एक और टर्म में लिख सकते हो, ये जो टर्म होता है m ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है,
ओमेगा जो होता है वो होता है रूट ओवर, तो k बाई एम किसके बराबर होगा, तो k किसके बराबर होगा, तो इसलिए इस टर्म को कभी कभी k टर्म में भी लिख सकते हो, यानी ये हाफ k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 लिख सकते हो ऐसे, तो k के टर्म में लिखो या ओमेगा के टर्म में लिखो, ऐसे लिख सकते हो। हो गया, इसी में b करके लिखना एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोजीशन का फंक्शन कैसे लिखोगे, वेलोसिटी अगर x के टर्म में लिख दो तो काइनेटिक एनर्जी किस टर्म में आ जाएगा, बस लिखो। क्या बोले हैं, सुन पाए हो, नहीं सुन पाए, बात कर रहे थे तुम। क्या करना है, b, इसका b लिखना है एज ए फंक्शन ऑफ, हाँ एज ए फंक्शन ऑफ क्या लिखोगे, पोजीशन। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को पोजीशन के टर्म में लिखना है तो वेलोसिटी को किस में लिखना पड़ेगा, x के टर्म में, और x के टर्म में मैंने वेलोसिटी लिखवाया हुआ है, कितना होता है x के टर्म में, पुट करो, सिंपलीफाई करो, देखो क्या आ रहा है। कहाँ जा रहे हो वापस, अच्छा वेलोसिटी का इक्वेशन याद नहीं है, इतना छोटा छोटा इक्वेशन भी याद नहीं कर रहे हो। चलो मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूँ, क्या लिखूंगा, b एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोजीशन मतलब किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होना चाहिए। अब ये तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा ना, ये तो हमेशा एम बी स्क्वायर ही होता है, x होगा तो एम बी स्क्वायर रहेगा, लेकिन यहाँ पे v जो होगा वो क्या लिखेंगे, हाफ m a ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, इसका स्क्वायर, हाँ यहाँ पे स्क्वायर, so it will be kinetic energy as a function of x equals to half m omega square into a square minus x square। और अगेन इस टर्म को रिप्लेस कर सकते हो किससे, k से, तो ये होगा हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो अगर k दिया हुआ है तो k यूज करेंगे, m और ओमेगा दिया हुआ है तो m ऊपर वाला यूज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2, क्या बोल रहे हो, हाँ अगर पूछेगा काइनेटिक एनर्जी निकालो एट x इक्वल्स टू a बाई 2 तो पुट कर देना, अगर बोलेगा मीन पोजीशन पे तो क्या पुट करोगे, x की जगह 0 पुट कर देना। पिछले वाले इक्वेशन में टाइम देगा t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे निकालो तो क्या पुट करोगे, t 5 सेकंड पुट कर देना, बता देगा। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर एसएसएम का देखोगे तो ये कहां से आएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुमको एक छोटा सा चीज याद करना होगा, एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स के बराबर। ये पढ़ाए थे कहाँ पे, हाँ कहाँ पढ़ाए थे, वर्क एनर्जी पावर में, न्यूटन्स लॉ में ये क्यों पढ़ा देंगे। एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, मतलब यू का अगर एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, इसी को बोलते थे ना पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू फोर्स, तो ये फोर्स है, ये तुम्हारा नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। और एफ की जो वैल्यू है कितनी होती है, एक्स, जब एसएचएम होता है तो एफ की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के एक्स, बराबर किसके होगा। अब यहां से देखोगे तो माइनस माइनस तो शहीद हो गया, बचेगा क्या, डी यू इज इक्वल टू डी यू बचेगा के एक्स डी एक्स। तो तुम्हें डी यू चाहिए या यू चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, यू चाहिए। अब यू जो भैया है कैसे मिलेंगे, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन आता है तो अगर इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कितना हो जाएगा, बोथ साइड्स यू जो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कांस्टेंट, यही होगा ना। अब कांस्टेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट विल डिपेंड ऑन पोजीशन, इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि सी की जो वैल्यू है जीरो है या फिर
कांस्टेंट है, क्योंकि जब वर्टिकल एसएचएम होगा ना, तो वर्टिकल एसएचएम के केस में क्या होता है, पहले ही से ही स्प्रिंग जो है वो एलोंगेशन में होता है। जैसे ही उसको मास हैंग करोगे एलोंगेट हो जाएगा मीन पोजीशन में आने के लिए, तो अपने नेचुरल लेंथ में नहीं होगा। और अगर अपने नेचुरल लेंथ में नहीं है तो सी की वैल्यू कितनी होगी, कुछ होगी, दैट विल बी, अगर मान लो एक्स नॉट का एलोंगेशन हो गया, जैसे ही हमने हैंग करा इसको, मास हैंग करते हुए ये स्प्रिंग जो था ये अपने नेचुरल पोजीशन से कितना का रिप्लेस हो गया, एक्स नॉट से रिप्लेस हो गया। अभी तुमने एसएसएम कर अभी नहीं, तभी जाकर के इतना ये एक्सटेंशन इसमें हो गया। तो इसी के चलते यू नॉट आएगा, और यू नॉट विल बी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये वैल्यू सी की जगह पे पुट कर देंगे, अगर देगा तो पुट करेंगे, नहीं देगा तो नहीं पुट करेंगे। तो अगर इन जनरल देखते हैं तो नहीं समझे, अगर इसको हैंग करोगे तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तुमको दिखेगा mg को बैलेंस करने के लिए, और mg को बैलेंस करने के लिए जब ये एलोंगेट हो गया तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। यानी मीन पोजीशन पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है यू, वो जीरो नहीं है, वो कितना है, यू नॉट है। और यू नॉट निकलेगा कैसे, हाफ के एक्स, वही लिखना है यहाँ पे। तो ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो लिख लो वेयर सी में भी जीरो और a constant value, zero or a constant value depending on initial condition, इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। और अगर इफ c इज इक्वल टू जीरो, c कितना हो गया, जीरो हो गया, तो u कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। और इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको लिख सकते हो a में पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। अगर पोजीशन का फंक्शन देखोगे तो कितना होगा, u जो होगा इट विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट करो, क्या क्या क्या, इनिशियल कंडीशन। अगर c जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पोजीशन कितना होगा, यही होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर k को पुट करते हो ओमेगा के टर्म में तो कितना होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये भी है तुम्हारा। और अगर पोजीशन के टर्म में तुमने निकाल लिया तो दूसरा क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, u जो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, इसमें x की जगह क्या पुट कर दोगे, x की जगह पुट कर दो a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और इसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो आएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये है तुम्हारा u। और अगेन इसका एक और इक्वेशन आ सकता है, k को किस टर्म में पुट करेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये है तुम्हारा u। तो दो इक्वेशन है सबसे, k के टर्म में लिखो, ओमेगा के टर्म में लिखो, टाइम का दो फंक्शन, x का दो फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो अब क्या करें, अब टोटल एनर्जी देखते हैं। टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी जो होगा TE, इट विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां भी दो टर्म दिखेगा तुमको, ए में अगर देखोगे टोटल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ
टाइम अगर देखते हो तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में देखो तो काइनेटिक एनर्जी भी टाइम में पुट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी दोनों किस टर्म में पुट करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, हटा दीजिए इसको। तो यहाँ आएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, काइनेटिक एनर्जी क्या जगह क्या लिखोगे, एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये छूट रहा है क्या, इधर ए स्क्वायर भी होगा, इधर भी ए स्क्वायर छूट रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस 5 कॉमन क्या आ रहा है। तो अगर ये कॉमन आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो अंदर में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। सो टोटल एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी विल बी, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1 के बराबर। सो टोटल एनर्जी विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या फिर इसको के टर्म में लिखोगे तो इट विल बी हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगा, के से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखो हमने लिखा हुआ ऊपर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन क्या ये टाइम का फंक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। इसीलिए देखा होगा नेसेसरी कंडीशन में मैंने लिखाया होगा कि फॉर एसएचएम टोटल एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड या फिर कांस्टेंट, लिखाया था ना, एक पॉइंट था वहां पे नेसेसरी कंडीशन में जो बोल रहा था कि टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखो आया, ना तो टी पे डिपेंड कर रहा है ना ही एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इधर कुछ नहीं है, यानी ये क्या है, कांस्टेंट है। तो नीचे इसके लिख लेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, स्टार लगा करके लिख देना इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि इसका यूज करते हैं हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अलग अलग सिस्टम जो एसएचएम कर रहे हैं उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने में इस कंसेप्ट का यूज आता है। टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा, जीरो होगा। टाइम के रेस्पेक्ट में कर लो या पोजीशन के रेस्पेक्ट में कर लो, अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं अलग अलग सिस्टम जो एसएचएम कर रहे हैं उनका नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। आगे पढ़ेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम या फिर बाकी सारी जो चीजें, पेंडुलम, पेंडुलम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी गवर्निंग इक्वेशन से भी निकाल सकते हो या फिर यहां से भी निकाल सकते हो, ये भी जो है ये टर्म इंपॉर्टेंट है। जल्दी से लिख दो टोटल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, ई में लिखोगे टोटल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। अगर पोजीशन का फंक्शन देखोगे तो ये भी कांस्टेंट ही आएगा, देख लो जल्दी से एक बार, खुद से करने का कोशिश करो। टोटल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, सेम आ रहा है। एक्स वाला टर्म क्या हो रहा होगा, कैंसिल आउट हो जा रहा होगा, क्योंकि एक में एक्स पॉजिटिव में है और एक में एक्स नेगेटिव में है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे, बस काम खत्म। बातें नहीं करो, अरे कहाँ से इतना बात लाते हो तुम लोग, कहाँ मिलता है, मार्केट में मिलता है फ्री में, मिलता है, बिहार से लाए। बिहार वाले लोग गुटखा खा के बात करते हैं, ऐसे नॉर्मल बात नहीं करते हैं। तो अगर बिहार वाला बात कर रहे हो तो फिर क्या करोगे, गुटखा। हम बात थोड़ी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बात करते टाइम गुटखा खा लेते हैं हम भी। हाँ ना बताएं, घर पहुंच जाओगे तुम, हो गया। अरे कुछ लिखे होगे नहीं, हमको करने का जरूरत पड़ेगा। टोटल एनर्जी ठीक है, ये जीरो ठीक है।
तुम नहीं कर पाए हो, तुम भी नहीं कर पाए? हाँ कर लो, अरे कब करोगे, इतना टाइम 5 मिनट हम वहां खड़ा होके क्या कर रहे थे? चुटकुला तुम भी नहीं कर पाए हो, फिर लिखना पड़ेगा, आधे लोग करे आधे। हाँ, इन दोनों को ऐड, अब ये जो एक्स है और ये जो एक्स है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। चलो यार लिखना ही पड़ेगा। तुम टोटल एनर्जी अगर लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना था एक्स के टर्म में, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर, यही था ना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस वाला टर्म आएगा, हाफ के स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस होगा, तो ये दूसरे को क्या कर दिए, मार दिए, तो ये के स्क्वायर बचा, या फिर हाफ के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये फिर से देखोगे तो इसमें कहीं तुमको एक्स दिख रहा है, और अगर एक्स नहीं दिख रहा है तो के या पोजीशन और टाइम का फंक्शन होगा। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, ये बस बहलाने फुसलाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्योंकि ना तो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है और ना ही टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके नीचे भी लिख दो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। अब थोड़ा इसका समरी देख लेते हैं कि जो उतना सारा फॉर्मूला लिखा हमने उसका समरी क्या है। मैथ समरी आता है ना, चाय के बाद अभी समरी आया होगा, वैसे इधर भी समरी आया। इसमें क्या होगा, आप देखो, अगर तुम काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी क्या है, तुम्हारे पास फंक्शन ऑफ टाइम है, और फिर काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स है। इसके लिए इस केस में कितना था, हाफ, एक ही मैं लिख रहा हूँ, दोनों नहीं लिख रहा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, और इधर कितना आया, बोलो, ये आया, ठीक है। अगर तुमसे बोला जाए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बताओ कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा। देखो इसको ऊपर वाले को मैक्सिमम करना है तो कॉस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, या इसको मैक्सिमम करना है तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। यानी मैक्सिमम देखोगे तो इधर इट विल बी हाफ के ए स्क्वायर, या फिर हाफ ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 0। क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे पहले भी हमने देखा था कि जब भी हम कहां पे होते थे, मीन पोजीशन पे होते थे, वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी, और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यानी काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा x इक्वल्स टू 0 पे। और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा 0 के बराबर। नेगेटिव हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ है। और इधर देखोगे तो ये जो टर्म है ए से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है कहाँ तक हो रहा है, ए तक, ये कभी 0 होगा नहीं, सॉरी नेगेटिव होगा नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कहाँ पे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, दैट इज एट एक्सट्रीम्स, दोनों एक्सट्रीम पे, लेफ्ट एक्सट्रीम पे और राइट एक्सट्रीम पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा मिनिमम होगा, और कितना होगा, 0 होगा। हो गया, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, या एम के भी टर्म में लिख सकते हो। यहां से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो आएगा पीई मैक्स कितना होगा, हाफ के एक्स के ए स्क्वायर, या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, कहां पे, एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पे। मतलब उल्टा चल रहा है, जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो रहा है तो पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना होगा
कब मिनिमम होगा? 0, यानी x की वैल्यू अगर यहाँ 0 हो जाए, यानी एट x इक्वल्स टू 0। देखो x इक्वल्स टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी क्या था? मैक्सिमम था। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? मिनिमम। एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 और होना चाहिए ना, टोटल एनर्जी कंजर्व है। हो गया। और फाइनली नोट में लिख सकते हो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के मैक्स या फिर पीई मैक्स। टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर या फिर पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। चलो एक सवाल करवा देते हैं। कितना टाइम बचा है? थोड़ा सा टाइम बचा है, उसके बाद ग्राफ डिस्कस कर देंगे। लिखना, if a harmonic oscillator if a harmonic oscillator if a harmonic oscillator harmonic oscillator has a mass of 0.8 kg 0.8 kg comma amplitude of 1 meter amplitude of 1 meter amplitude of 1 meter and time period of pi seconds and time period of pi seconds, then find velocity of the particle, then find velocity of the particle and kinetic energy, velocity of the particle and kinetic energy at a displacement of 0.6 meter, at a displacement of 0.6 meter. कर पाओगे? कितना आया? 1.6। अरे इसको यहीं पे कर लो ना, नहीं कर पाओगे यहाँ पे। कितना? 1.6। इसने भी वही लाया। बोलो कितना लाया? कैलकुलेशन ज्यादा हो जा रहा है। तुमने ओमेगा कितना निकाला? अरे यार 0.8 थोड़े होगा, 2π/t होता है ना। ओमेगा इज 2π/t, तो t कितना दिया? पाई। अब तुम्हारे लिए आसान किया, तुम उसको खुद से जटिल कर दो। क्या क्या? हाँ
कैलकुलेशन से परेशान हो? चलो देखते हैं। पहले वेलोसिटी पूछ रहा है, देखो x की वैल्यू दे दिया, x कितना दिया हुआ है 0.6 मीटर, a की वैल्यू दे दिया, a कितना दिया हुआ है, और ओमेगा दे दिया, ओमेगा नहीं दिया डायरेक्टली, t दे दिया है, t कितना है, हाँ तो अगर ये पाई दिया हुआ है तो ओमेगा यहाँ से कितना आ जाएगा 2 सेकेंड आएगा, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, सो अब यहाँ से तुम्हें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, x दिया हुआ है तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ओमेगा कितना है 2, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करोगे इट विल बी 2 इंटू रूट ओवर 0.64 होगा, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा 0.8, तो ये हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड। अब निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अब वेलोसिटी निकाली हो तो हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास कितना दिया हुआ है 0.8, इधर कितना 1.6 का स्क्वायर, यही है ना। अब ये तुमको कैलकुलेशन ये वाला टफ लग रहा है, हो गया, ये 0.4 होगा, 16 का कम से कम स्क्वायर तो याद करके रखो, ही हो गया, याद है ना 16 का स्क्वायर तो याद होगा ना सबको, तो इसको अगर स्क्वायर करोगे तो 2 पॉइंट कितना आएगा, अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। अब तुमने देखो क्या करा था, तुमने कर दिया पहले इसको 8 इंटू 8 64, फिर उसमें 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हाँ और ज्यादा कर दिया, इसने क्या कर दिया इसको अलग से लिख दिया, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करके पता है ना क्या क्या करके 2 मंजिला जोड़ लगाया, जोड़ घटाओ तब आया, उतना कठिन होता नहीं है जितना तुम बना देते हो इसको। वो बोल रहा है सर सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, 1.0 मल्टीप्लाई करोगे तो 1.0 आएगा, 1.02, बस इतना रख दो जूल, हो गया भैया, उतना ही तक रहने दो। हाँ बंद कर दे क्या क्लास? देखो कुछ लिखना नहीं है, खाली थोड़ा सा चीज समझा दे रहे हैं, अगले क्लास में आकर के लिखा देंगे ग्राफ, अगले क्लास में आकर बनवा देंगे, समझो। देखो ग्राफ प्लॉट करना होता है, कॉपी वॉपी बंद कर सकते हो, ग्राफ प्लॉट करना है तुम्हें किसके किसके बीच में ना, समझ लो अगले क्लास में आकर लिख लेना। ग्राफ प्लॉट करना है टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या फिर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लॉट करते हैं। तो देखो टोटल एनर्जी तो भैया चेंज ही नहीं हो रहा, टाइम रखो या फिर पोजीशन रखो तो ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट किसका ग्राफ होता है? टोटल एनर्जी का, टाइम के रिस्पेक्ट में रखो या इसके रिस्पेक्ट में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या था, कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर? साइन स्क्वायर था। तो देखो साइन का जो ग्राफ होता है इस तरीके का होता है, साइन स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऐसे चलता है, जो भी चीजें ये नीचे हो रही होती है स्क्वायर लगने के चलते किधर चली जाती है, ऊपर। लिखना नहीं है अगेन, ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसा दिखेगा कुछ। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कितनी जानी चाहिए? टोटल एनर्जी के बराबर। मिनिमम एनर्जी कितनी जानी चाहिए? 0 के बराबर। तो ये किसका ग्राफ हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का। और अगर आप प्लॉट करना चाहते हो काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी किसको फॉलो कर रहा है? कॉस को। तो कॉस का ग्राफ अगर प्लॉट करते तो कुछ ऐसा होता, स्क्वायर होगा तो ये ग्राफ अगेन कहां चला जाएगा? ऊपर। और इसकी वैल्यू जो होगी कहां वेरी करेगी? इसी रेंज में वेरी करेगी। ये जो लाल वाला है किसके चलते हैं? काइनेटिक एनर्जी का। तो यही जो ग्राफ है ये कल प्लॉट करवाएंगे, बस समझ लो, यहाँ पे कल समझाएंगे नहीं। और अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसके टर्म में? एक्स के टर्म में। ठीक है, तो अगेन ये जो टोटल एनर्जी है इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। टोटल एनर्जी क्या होता है? ए से माइनस ए से ए के बीच में हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। ये ग्राफ है क्योंकि एसएचएम इसी के बीच में हो रहा है ना, तो माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक जो टोटल एनर्जी होगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दूसरी बात है तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? हाफ। और ऐसा ग्राफ क्या होता है? पैराबोलिक, जो किधर खुलेगा? ऊपर की तरफ। तो ये बनेगा ऐसे।
जीरो कब हो रहा था, x इक्वल टू 0 पे, मैक्सिमम कब हो रहा था, एक्सट्रीम पे, ठीक है, और किसके बराबर हो जाता है, टोटल के बराबर। और जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाता है, उल्टा हो पैराबोला, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी के लिए देखोगे तो इट विल बी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब जीरो पुट करोगे तो मैक्सिमम होगा और एक्सट्रीम पे जीरो हो जा रहा है और माइनस लगा हुआ है, यानी पैराबोला कैसा खुलेगा, नीचे की तरफ उल्टा खुलेगा। तो ये इसका हो गया एक्स के लिए, ये किधर का हो गया, टाइम के लिए। तो ये कल छापना, आज रहने दो, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।